बढ़ते खतरे पर सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 18 अप्रैल को लिया जाएगा बड़ा फैसला। कल होगा लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू का ऐलान। कांग्रेस के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी बैठे एक दिवसीय धरने पर। कांग्रेस विधायक ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। बोले नहीं होने चाहिए थे 5 राज्यों में चुनाव। झारखंड में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले सबसे ज्यादा 3,480 मरीज। ग्रोथ रेट और डबलिंग रेट में देश से आगे निकला झारखंड। और बिहार विधानसभा में कोरोना विस्फोट। 25 अप्रैल तक बंद हुई विधानसभा। 4 दिन में स्टाफ से 44 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। अब वर्क फ्रॉम होम से होंगे सभी जरूरी काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में लगातार कोरोना नए रिकॉर्ड पर पहुंच रहा है। बीते दिन 6,253 नए संक्रमित मिले। इसमें नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह और पंचायती राज पदाधिकारी नवीन पांडे भी शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को 6,131 मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 1,04,004 सैंपल की जांच की गई है। इनमें सबसे ज्यादा पटना में 1,364 पॉजिटिव मिले हैं और 20 लोगों की मौत हो गई है। देश में सबसे तेजी से बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन 4.1 दिन पर दोगुनी हो रही है। देश में ये औसत 10 दिन का है। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमण दर हमारी स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है और 1 अप्रैल को 1.9% थी, अब 4.1% हो गई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये दर 5% से ज्यादा है तो महामारी बेकाबू मानी जाती। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद है। कुमार, जानना चाहेंगे बिहार में जिस तरीके से लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है, फिलहाल क्या कुछ आंकड़े बिहार में कोरोना को लेकर? बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है, कोरोना बिहार में पूरी तरीके से पैर पसार चुका है। 7,000 से ज्यादा आंकड़े हैं और जो मृत्यु दर है वो उसमें इजाफा हुआ है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति बहुत खराब है और इस खराब स्थिति को देखते हुए उस पर काबू करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक अहम बैठक की, हाई लेवल मीटिंग की। वो हाई लेवल मीटिंग के बाद उन्होंने पूरी तरीके से निर्देश दिया है कि हर स्थिति को निपटने के लिए सरकार प्रशासन तैयार रहे। और आज एक अहम दिन है बिहार के लिए, जहां पर राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मतलब मुख्यमंत्री से के हाई लेवल मीटिंग के में जो बातें सामने आनी चाहिए थी वो आज सामने आई है। और राज्यपाल के आवास पर ही ये तमाम ये बैठकें होंगी, सर्वदलीय बैठक, जिसमें बिहार के लगभग सभी दलों के नेता, सभी दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में भाग लेंगे। तो कहीं न कहीं आज की बैठक बहुत खास है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों बैठेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत खास है और इंतजार करना होगा कि राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं। क्योंकि तमाम जो स्थितियां हैं वो सरकार की तरफ से भी देख रहा है और विपक्ष भी आज अपनी बात सरकार के सामने, राज्यपाल के सामने रखेगा। जिससे जाहिर हो जाएगा कि बिहार में जो वस्तु स्थिति है उसको लेकर के जो चीजें जो अखबार में चल रही है, जो टेलीविजन पे चल रहा है, उससे अलग तो नहीं है। कहीं स्थितियां इतनी बेकाबू, जहाँ कैमरे नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ की स्थितियां क्या है। मतलब हर मुद्दे पर, हर चीजों पर आज चर्चा होगी। और ऐसी कयास भी लगाई जा रही है कि लॉकडाउन की तरफ बिहार बढ़ रहा है, लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ है सरकार ने अभी या प्रशासन की तरफ से इस तरीके से। लेकिन जो स्थितियां बन रही है बिहार के अंदर वो अब सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हालात के बेकाबू को देखते हुए राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं। और राज्यपाल के निर्णय के बाद एक अहम बैठक पूरे 3800 जो जिले हैं उसके डीएम और जो अधिकारी हैं उनके साथ सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक होगी। तो आज का दिन बहुत खास है, इंतजार करना होगा क्योंकि राज्यपाल क्या बातें निकल करके सामने आती है। पक्ष और विपक्ष दोनों लोग अपनी अपनी बात किस तरीके से राज्यपाल के सामने रखते हैं और बिहार के कैसे बेहतर हो, कैसे कोरोना का ग्राफ कम हो, कैसे जो व्यवस्थाएं हो
वो सिस्टमैटिक कैसे हो, सुचारू रूप से स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो कैसे हो, इसको लेकर के आज की बैठक अहम मानी जा रही है। जी कुमार, वहीं अगर सर्वदलीय बैठक की बात करें तो लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। उनका कहना है कि बैठक बुलाने में देरी की गई है, तो कहीं ना कहीं कोरोना के साथ साथ विपक्ष से निपटना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जाहिर तौर पे विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, अपनी बात रख रहा था और आप देखिए लंबा कि जिस तरह से बिहार के अंदर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के न कराने के मूड में विपक्ष हमेशा से रहा है। तेजस्वी यादव और जो तमाम जो विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, ये कह रहे थे कि चुनाव ऐसी स्थिति में नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा था कि यदि बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन चाहे तो चुनाव करवा सकती है। तो यही कारण है कि बिहार में समय पर चुनाव और नतीजे दोनों समय पर देखने को मिले और सरकार बन गई। लेकिन ये इलेक्शन भी एक वजह है जिसके कारण आज जो स्थितियां पैदा हुई है बिहार के अंदर, वो एक बहुत बड़ी वजह है। अगर इलेक्शन नहीं हुए होते, उस समय से ही स्थितियां कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू के साथ व्यवस्थाएं होती, तो शायद संक्रमण का जो दौर है वो इतनी तेजी से नहीं फैलता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लोगों ने इलेक्शन के साथ ही सोच लिया कि अब कोरोना के साथ जीना है और कोरोना को मात दे देंगे, मतलब ये जो चीजें मन में आ गई, कहीं ना कहीं ये सबसे मुख्य वजह रही कि इलेक्शन के दौरान ही लोगों को ये लगने लगा कि अब कोरोना भाग गया। लेकिन अगर उस समय परिस्थितियां अगर आज की जैसी होती और वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाए जाते, सैनिटाइजिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये तमाम चीजें अगर उस वक्त की ये लेसन पढ़ाए जा रहे होते तो शायद आज बिहार की ये स्थिति नहीं होती। लेकिन लोग बाहर से आए, फिर यहाँ से बाहर चले गए, उसके बाद अब स्थितियां देखिए, जब रोजगार के लिए, तलाश के लिए, नौकरी के लिए परिवार के साथ जब बाहर चले गए तो बाहर में संक्रमण का दौर तेजी से फैला। और ये उन जगहों पे, महानगरों में तेजी से फैलने के पीछे जो वजह है वो एकदम साफ ये बताता है कि कहीं न कहीं अब बिहार के अंदर संक्रमण का जो दौर है उससे निपट पाना बहुत मुश्किल है, जिसको लेकर के आज राज्यपाल से अपनी बात पक्ष भी रखेगा और विपक्ष भी रखेगा। जी कुमार, वहीं अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें तो जिस तरीके से मुंबई से लगातार जो लोग हैं वो वापस लौट रहे हैं और मुंबई में इस वक्त संक्रमण बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जांच, टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर तो जोर दिया जाना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि और भी लापरवाही की जा रही है, लोगों की जांच नहीं की जा रही है। लोग जो है वो बैरिकेडिंग तोड़कर रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहे हैं और जैसा कि पटना एयरपोर्ट पे से खबर सामने आई थी कि वहां पर पीपीई किट खुलेआम फेंके गए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से भी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए राखी, अभी स्थिति इस कदर है, इतनी भीड़, इतने लोगों के आने जाने का सिलसिला है, लोग चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो घर पहुंच जाए, तो सबको पीपीई किट वगैरह मुहैया करा करके, सैनिटाइज करके, हवाई जहाज के जरिए, ट्रेन के जरिए, बसों के जरिए आने का सिलसिला जारी है। आप देखिए लगातार आज की बात करें तो आज 48 हवाई जहाज, पटना में 48 हवाई जहाज लैंड करेंगे जो बाहर से बिहार के मजदूरों को लेकर के आएंगे। ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी कितनी तेजी से प्रवासी जो बिहारी हैं, मजदूर या जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपने घर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की स्थितियां सबको पता है। बाहर में क्या हो रहा है पूरा देश देख रहा है इस वक्त। महाराष्ट्र की स्थिति कैसी है ये सबको पता है, इसके अलावा दिल्ली में देखिए क्या स्थिति है ये सबको पता है। तो अब हालात इतने बेकाबू हैं कि ना तो वो वहां पर रह के किराया दे सकते हैं, ना रोजगार के लिए बंद कर कारखानों में काम कर सकते हैं, तो ऐसे में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। यही वजह है कि आने जाने का सिलसिला जारी है। और जहां तक राखी सवाल है किट के इधर उधर फेंके जाने का, या पीपी किट जो पहनने वाला किट है वो, चाहे मास्क हो, वो फेंकने का, एयरपोर्ट पे देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी में वहां पर जैसे ही है कि अगर आप पहनकर बाहर निकलते हैं तो आप उसको डस्टबिन में डालें, लेकिन डस्टबिन में से निकलकर अगर पीपी किट एयरपोर्ट में निकलता है तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको किस तरीके से डिस्ट्रॉय करे, उसको खत्म करे। और आम लोगों को भी चाहिए कि वो पीपी किट को इधर उधर ना फेंके, क्योंकि उनके संक्रमण का फैलने का खतरा ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे में आम लोगों को भी चाहिए और जो प्रशासनिक स्तर की जो तैयारियां हैं तो उसको भी पहल करनी चाहिए। जी राखी।
कुमार, ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में जाप प्रमुख पप्पू यादव पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो ऑक्सीजन मुहैया करवाएंगे क्योंकि सरकार पूरी तरीके से लोगों को ऑक्सीजन दिलवाने में नाकामयाब है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं कोरोना को लेकर जो सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। सच पूछा जाए तो मैंने भी कल इस पे सर्वे किया था, इसकी एक रिपोर्ट बनाई थी। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन कमी है इच्छा शक्ति की। जो प्राइवेट अस्पताल आज कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो सरकार के दबाव में कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सरकार के पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं है। लिहाजा प्रशासन जो प्राइवेट अस्पताल है जिसमें अपने लाखों और करोड़ों रुपए लगा करके सारे संसाधन और डॉक्टर को हायर किया हुआ है, वो चाहते हैं कि उनके पास वो मरीज आए जिनके पास पैसे हो, जिनका इलाज के साथ साथ उनसे धन कमाया जा सके। लेकिन कोरोना के मरीज का इलाज करा करके वो धन नहीं कमा सकते। यही कारण है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों में जो वही मरीज जाते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वरना पीएमसीएच, एनएमसीएच या एम्स की तरफ जो जितने मरीज जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सरकार के पैसे से अपना इलाज कराना चाहते हैं। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है बिहार के अंदर, ये सिर्फ अफवाह की बातें थी। और जिन्होंने अभी नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है, ऑक्सीजन की कमी का हवाला दे रहे हैं, तो वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो उनके पास जो संसाधन है उसी संसाधन के तहत वो अब काम करना चाहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन अभी भी है, बीटा में ऑक्सीजन है। उसके अलावा आप देखिए कि जो लोग यहाँ पे जो सामाजिक स्तर पे काम कर रहे हैं, कल भी मेरी बात यहाँ पटना में ऑक्सीजन मैन के रूप में जाने जाते हैं गौरव राय, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है इच्छा शक्ति की और कमी है आम लोगों के अंदर की वो जो अपना काम करवा लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं बता दूं आपको कि जो मरीज इलाज करा रहे हैं उनको ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन जो इस वक्त मरीज नहीं है उन्होंने क्राइसिस कहते हैं ना कि वो अपनी मतलब इलाज से पहले व्यवस्थाएं कर ली है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने कोरोना के खौफ से पहले ही ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कर ली है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की किल्लत की खबर आ रही है या ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। लेकिन अगर जो मरीज है अभी उसको जरूरत है, हर इंसान को सोचना चाहिए, एक मानवता के नाते भी राखिए, मानवता के नाते भी और एक संवेदना के नाते भी कि जो व्यक्ति इस वक्त इलाज के लिए बहुत जरूरी है उसके लिए ऑक्सीजन दे। इसके लिए नहीं कि हम घर में अपने आप को ऑक्सीजन सिलेंडर रख लें ताकि कल को जब हमारी तबीयत खराब हो तो अब हम इसका इस्तेमाल करें। जरूरत है आज वैसे मरीजों की जो ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, जो सीधा उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे में आम लोगों को भी और जो इस तरीके की चीजें कर रही हैं, देखिए जान का खतरा सबको है, मैं दर्शकों को भी कहूंगा, जान का खतरा हर किसी को होता है, लेकिन पहले जिसकी जान जा रही है उसकी जान की कीमत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बचाने की जरूरत है। बिल्कुल कुमार, जैसा कि आपने बताया कि लोगों में इच्छा शक्ति की कमी है, इसके साथ साथ ही प्रशासन भी कहीं ना कहीं लापरवाह है। तो ऐसे में कोरोना को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है क्योंकि बिहार की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज 487 मतदान केंद्रों पर वोट पड़ेंगे। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र के बाहर 10 किलोमीटर के दायरे में आज शाम 6 बजे तक शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 384 भवनों में कुल 487 मतदान केंद्र बने हैं और इसके साथ ही इनमें अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 14 भवनों में 15 मतदान केंद्र बने हैं। सभी नक्सल प्रभावित, संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के संबंधित भवनों में 2 से 8 का सशस्त्र बल और 4 लाठी पार्टी को तैनात किया गया है। तो मधुपुर में आज वोटिंग होनी है और आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
तो कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान होना है और लगातार बीजेपी और जेएमएम अपनी पूरी ताकत झोंक रही है इस सीट के लिए। कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए ये सीट नाक का सवाल बनी हुई है। पहले हफीजुल अंसारी के पिता के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और अब लगातार जेएमएम जद्दोजहद कर रही है कि ये सीट उन्हीं के खाते में रहे। और ऐसे में तेजस्वी यादव भी जेएमएम के लिए प्रचार और प्रसार करने पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे वोट बैंक पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं बीजेपी में भी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे और इस बार एक तस्वीर सामने आई जो बेहद महत्वपूर्ण थी कि दोनों सीएम है, जो पूर्व सीएम और हाल ही के सीएम, दोनों वर्तमान सीएम दोनों ही इस प्रचार प्रसार में उतरे। मधुपुर में वोटिंग है आज और कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान किया जाएगा। इसी के साथ ही 2 मई को जो वोट है उनकी काउंटिंग की जाएगी। मधुपुर के लिए आज बेहद खास दिन है, जनता के लिए बेहद खास दिन है। कड़ी सुरक्षा के बीच 487 केंद्रों पर आज वोटिंग की जाएगी। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज 487 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि कोई भी असामाजिक तत्व यहां उत्पात न मचा पाए। और इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र के बाहर 10 किलोमीटर के दायरे में आज शाम 6 बजे तक शराब की सभी दुकानें वो बंद रहेंगी। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 384 भवनों में कुल 487 मतदान केंद्र बने हैं जिन पर वोट डाले जाएंगे। इनमें अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 14 भवनों में 15 मतदान केंद्र हैं। सभी नक्सल प्रभावित, संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के संबंधित भवनों में 2 से लेकर 8 का सशस्त्र बल और 4 लाठी पार्टी को तैनात किया गया है। तो पुलिस की भी लगातार तैनाती यहां पर की गई है ताकि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव यहां पर ना मचा पाए। और मधुपुर के लिए आज बेहद खास दिन है, जेएमएम और बीजेपी के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि ये चुनाव काफी मायने रखता है दोनों पार्टियों के लिए। मधुपुर विधानसभा सीट पर 1995 के बाद से लगातार बीजेपी और जेएमएम के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी 1995 में चुनाव लड़े थे और उस समय चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा चुके और उन्होंने केएन झा को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही इसके बाद 2000 में चुनाव हुए और उनमें हाजी हुसैन अंसारी ने फिर से इस सीट पर अपनी जीत हासिल की। लेकिन 2005 में बीजेपी के राज परिवार ने जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी को क्लीन बोल्ड कर दिया था। साल 2009 में जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी ने वापसी की और साल 2014 में बीजेपी के राज परिवार फिर से विजय हुए। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव जी, जानना चाहेंगे आज वोटिंग है, क्या लगता है जेएमएम या बीजेपी, आखिर कौन सत्ता की चाबी ले जाएगा? देखिए, ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से कांटे की टक्कर बनी हुई है, हालांकि दावा दोनों ओर से हो रहा है और अपने अपने जो आंकड़े हैं वो गिनाए जा रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों की जो बैकग्राउंड है वो भी गिनाए जा रहे हैं। लेकिन आप पूरी तरह से ये समझ लें कि प्रत्याशियों के बैकग्राउंड और सिर्फ आंकड़े से खेल नहीं चलेगा, बल्कि जनता बहुत ही समझदार होती है और जनता तमाम चीजों को बहुत ही माइन्यूटली गौर करती है कि क्या कुछ आखिर देखना है उन्हें। क्योंकि यहाँ आप चुनाव में देखेंगे, मधुपुर के चुनाव में दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी का भी ये दिया गया है कि उनके पुत्र हैं और उनके चूंकि जनता से लगाव था इसलिए वोट दिया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेलने की भी कोशिश की है कि हिंदू और मुस्लिम की बात की है कि हिंदू जो वोटर है वो गंगा नारायण सिंह को वोट दे और मुस्लिम क्योंकि हाफिजुल अंसारी सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जेएमएम और महागठबंधन के लोग सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। तो दोनों ओर से कार्ड खेला गया है, लेकिन आज फैसला जो है जनता को करना है। लगातार आप देखेंगे कि
तमाम जो ताकत थी वो झोंक दी गई थी मधुपुर में, चाहे मुख्यमंत्री हो, तमाम जो सत्ताधारी दल के मंत्री हो। वहीं अगर विपक्ष की ओर से भी बात करें तो कई दिग्गज चुनावी मैदान में गए थे। बाबूलाल मरांडी थे, वहां के जो सांसद निशिकांत दुबे हैं, उनकी भी भूमिका बहुत ज्यादा है इस चुनाव में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गंगा नारायण सिंह को मधुपुर में टिकट दिलाने में निशिकांत दुबे की भूमिका अहम है, तो वो भी काफी सक्रिय हैं। और मधुपुर के साथ साथ पूरे गोड्डा इलाके में निशिकांत दुबे को बहुत ही ताकतवर माना जाता है, तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। तो दोनों ओर से जितनी बैटिंग हो सकती थी वो बैटिंग कर ली गई है। अब बैटिंग का परिणाम क्या होगा, जीत किसके पाले में जाएगी, उसका फैसला आज मधुपुर की जनता करेगी। और मधुपुर की जनता को इसका मौका देने के लिए चुनाव आयोग ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए निर्धारित किया है समय। इस चुनाव में एक सबसे अच्छी बात और खास बात यह है कि जो कोरोना संक्रमित है, यानी जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं, उनको भी वोटिंग करने का मौका दिया गया है। ऐसा प्रावधान किया गया है कि शाम के जो अंतिम के 1 घंटे बचेंगे, उस दौरान कोरोना से संक्रमित मरीज अपना मत का प्रयोग कर सकेंगे। और वो भी इस मधुपुर के चुनाव में अपने जो 6 प्रत्याशी खड़े हैं उनके भाग को ईवीएम में कैद करेंगे, उनकी भी भूमिका होगी। तो चुनाव आयोग ने तमाम तैयारी कर ली है इसको लेकर, और तमाम तरह के गाइडलाइन जारी किए जा चुके हैं। अब मतदान की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है सुबह 7 बजे से। अब देखना यह है कि जो लगातार दावे किए जा रहे थे, उस दावे में किसकी कितनी दावे में सच्चाई। जी बिल्कुल राजीव जी, यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच हालांकि मतदान होगा, लेकिन कोरोना को देखते हुए भी लोगों को गाइडलाइंस ध्यान में रखनी होगी। और वहीं ये सीट दोनों पार्टी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, और ऐसे में जेएमएम के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल इसलिए भी हो सकती है, प्रत्याशी के लिए इसलिए भी मुश्किल हो सकती है क्योंकि जो हफीजुल अंसारी है वो इस वक्त कैबिनेट में मंत्री हैं, और अगर वो ये चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का ये सवाल बना हुआ है। राजीव जी बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। हफीजुल हसन मंत्री रहे ना रहे, ये बहुत बड़ा कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर चुनाव हार जाते हैं तो जो शतरंज की बाजी सजाई गई थी सत्ता पक्ष के द्वारा, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, कि हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को उन्होंने मंत्री बनाया था, ये चाल चलते हुए कि विपक्ष के तमाम तरह के चालों को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, कैसे ध्वस्त किया जाए, हफीजुल हसन को मंत्री बना दिया उन्होंने। इससे चाल से उन्होंने कई मैसेज दिया था लगातार। जो कांग्रेस और सहयोगी दल से भी जिस तरीके से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, पिता के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज जनता किसे चुनती है, या तो जेएमएम या बीजेपी। हालांकि इस सीट पर ज्यादा से ज्यादातर जेएमएम का दबदबा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मधुपुर उपचुनाव के लिए बड़ा दिन है और दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्कंद माता माँ दुर्गा का वो स्वरूप है जिनकी उपासना मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। चलिए बताते हैं आपको माँ के स्वरूप की विशेषता। स्नेह की देवी है माँ स्कंद माता। कमल के आसन पर विराजमान है माँ स्कंद माता। माँ की पूजा से खुलेंगे मोक्ष के मार्ग। मन को मोह लेने वाला है माँ का ये स्वरूप। भक्तों का कल्याण करती है माँ स्कंद माता।
नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से माता ने अपने 2 हाथों में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, जिससे वो भक्तों को आशीर्वाद देती है, और एक हाथ से उन्हें गोद में बैठे अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की आराधना का काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि स्कंद माता प्रेम की देवी हैं। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती ही हैं। इन्हें माँ गौरी भी कहा जाता है। माँ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। माँ की पूजा मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा करने से सुख, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी स्कंद माता को सफेद रंग बेहद पसंद है, जो शांति और सुख का प्रतीक है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से बुध ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। ये देवी अग्नि और ममता के प्रतीक भी मानी जाती है और इसीलिए अपने भक्तों पर ये सदा प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखती हैं। तो आज के दिन करिए मां स्कंद माता की पूजा अर्चना और अपने जीवन को बनाएं सफल, कुशल और स्मृत। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।